जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद रेगिस्तान के टीले या फिर हरे भरे मैदान और झीलें। एक ही जगह पे इतना कुछ। पर सवाल ये है कि इस कमाल की विविधता को समझा कैसे जाए। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और यही यही सबसे बड़ा चैलेंज है। सोचिए, एक तरफ रेगिस्तान है, दूसरी तरफ उपजाऊ जमीन। तो कोई ज्योग्राफर इतने बड़े और अलग अलग तरह के लैंडस्केप को एक साथ मैप कैसे करेगा? इसे एक सिस्टमैटिक तरीके से कैसे बांटेगा ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें? तो इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने की जो कोशिश हुई वो आज की नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा। देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। साल था 1967। एक प्रोफेसर थे वीसी मिश्रा। उन्होंने किताब लिखी राजस्थान का भूगोल। और ये किताब समझिए एक गेम चेंजर थी। क्यों? क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने इतने बड़े राज्य को साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक आधार पर बांटने की कोशिश की थी। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा कदम था। और ये देखिए, ये उनकी लिस्ट है। इससे पता चलता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी थी, कितना महत्वाकांक्षी था ये काम। नहर वाले इलाके से लेकर चंबल के बीहड़ तक, मतलब प्रोफेसर मिश्रा ने राजस्थान की हर एक छोटी बड़ी खासियत को पकड़ने की कोशिश की थी। तो प्रोफेसर मिश्रा के काम ने एक बहुत मजबूत बुनियाद तो रख दी, लेकिन जैसा होता है समय के साथ चीजें और बेहतर होती हैं। एक और सरल और ज्यादा व्यवस्थित तरीका सामने आया। तो चलिए अब देखते हैं कि आज हम राजस्थान को कैसे बांटते हैं। वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है? आज का जो बंटवारा है ना, वो एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल आइडिया पर टिका है, जिसे कहते हैं उच्चावच या अंग्रेजी में रिलीफ। अब इसका सीधा साधा मतलब है कोई भी जगह समुद्र तल से सी लेवल से कितनी ऊंची है। और एक मजेदार बात, भारत में ये जो सी लेवल है ना, इसे चेन्नई के समुद्र तट से नापा जाता है। तो इसी उच्चावच या ऊंचाई के आधार पर हम जमीन को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे नीचे 300 मीटर से कम ऊंचाई वाले मैदान, फिर 300 से 600 मीटर वाले पठार, उसके बाद 600 से 1000 मीटर वाली पहाड़ियां और सबसे ऊपर 1000 मीटर से भी ऊंचे पर्वत। तो जब हम इस ऊंचाई यानी उच्चावच को वहां के मौसम यानी जलवायु के साथ मिला देते हैं तो राजस्थान की एक बिल्कुल साफ तस्वीर उभर कर आती है। और वो तस्वीर है इन 4 हिस्सों की। यही वो मॉडर्न फ्रेमवर्क है, वो ढांचा है जो आज हमें इस कॉम्प्लेक्स राज्य को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो अब हमें ये 4 हिस्से तो पता चल गए। अब जरा आंकड़ों की बात करते हैं, नंबर्स की। और घबराने की जरूरत नहीं है, इन नंबर्स को याद रखने के लिए कुछ बहुत ही आसान ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, ये अकेला ही पूरे राज्य के 61% एरिया पर फैला हुआ है। सोचिए कितना बड़ा इलाका है। और ये नंबर 61% बहुत जरूरी है क्योंकि बाकी सब कुछ इसी के आसपास घूमेगा। अब बाकी इलाकों का एरिया परसेंटेज याद रखने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। नियम ये है, बस तब तक जोड़ो जब तक कि कोई जीरो वाली संख्या ना आ जाए। देखिए ये काम कैसे करता है। हमारे पास है 61%। अगला जीरो वाला नंबर क्या है? 70। तो 61 में क्या जोड़ें कि 70 हो जाए? 9। बस हो गया। अरावली का एरिया है 9%। है ना आसान? और बाकी जो 2 बचे, पूर्वी मैदान 23% और पठार लगभग 7%, वो तो सीधे सीधे याद हो जाते हैं। अच्छा, एरिया तो हो गया। अब जनसंख्या की बात करते हैं। इतने बड़े रेगिस्तान में राज्य की 40% आबादी रहती है और पहाड़ी अरावली इलाके में 10%। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, जो उपजाऊ पूर्वी मैदान है वहां रेगिस्तान के लगभग बराबर ही लोग रहते हैं, 39%, और बचा हुआ 11% पठार में रहता है। तो यहां हम सब कुछ एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ विशाल रेतीला मरुस्थल, फिर राज्य की रीढ़ की हड्डी अरावली की पहाड़ियां, उसके बाद घनी आबादी वाले और उपजाऊ पूर्वी मैदान, और आखिर में वो अनोखी काली मिट्टी वाला दक्षिण पूर्वी पठार। ये टेबल समझिए राजस्थान के इन 4 अलग अलग चेहरों का एक परफेक्ट स्नैपशॉट है। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। उस इलाके में जो राजस्थान की पहचान है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ रेत के टीलों की कहानी नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। और इस विशाल रेगिस्तान के राज को समझने की चाबी सिर्फ एक नंबर में छिपी है, और वो नंबर है 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर असल में एक समवर्षा रेखा है, जिसे अंग्रेजी में आइजोहाइट कहते हैं। ये एक काल्पनिक लाइन है जो उन सभी जगहों को जोड़ती है जहां एक जैसी बारिश होती है। और ये लाइन रेगिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है,
क्योंकि ये इसे दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। इस 25 सेंटीमीटर वाली लाइन के पश्चिम में यानी वेस्ट में हमें मिलता है शुष्क क्षेत्र, मतलब एरिड जोन। ये है असली रेगिस्तान, जहां 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। और इस लाइन के पूर्व में यानी ईस्ट में है अर्ध शुष्क क्षेत्र या सेमी एरिड जोन, जहां थोड़ी ज्यादा नमी है, मतलब 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। लेकिन एक मिनट, जब हम कहते हैं कि ये लाइन रेगिस्तान को बांटती है, तो क्या इसका मतलब है कि ये इसे ठीक आधे आधे बराबर हिस्सों में बांटती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असलियत यह है कि यह बंटवारा बराबर का नहीं है। जो शुष्क यानी पश्चिमी हिस्सा है वो अर्ध शुष्क यानी पूर्वी हिस्से से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन ये रेगिस्तान को समझने का हमारा पूरा नजरिया बदल देती है। तो ठीक है, हमने इन सारी लाइनों, इलाकों और नंबर्स के बारे में बात कर ली, पर सवाल ये है कि इन नक्शों और आंकड़ों का असल दुनिया में क्या काम है, ये क्यों जरूरी हैं? चलिए अब यही समझते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लकीरें नहीं हैं, ये असल में सर्वाइवल का ब्लूप्रिंट हैं। पानी का मैनेजमेंट कैसे होगा से लेकर वहाँ का कल्चर कैसे डेवलप होगा, सब कुछ इन्हीं लाइनों पर निर्भर करता है। जैसे कि पानी को कैसे मैनेज करना है, कौन सी फसलें कहाँ उग सकती हैं, कहाँ नहीं, मौसम के बदलाव से कैसे निपटना है, ये सारे के सारे बड़े फैसले इन्हीं भौगोलिक बंटवारे के आधार पर लिए जाते हैं। मतलब ये राज्य के आज और कल दोनों के लिए बहुत अहम है। और ये सब हम एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर राजस्थान में ये अदृश्य रेखाएं पानी, कल्चर और जिंदगी को इतना बदल सकती हैं, तो जरा सोचिए हमारे चारों तरफ और कौन कौन सी ऐसी अदृश्य रेखाएं हैं जो हमारी अपनी दुनिया को आकार दे रही हैं।